तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और एवरीथिंग, सब कुछ ना हम लोग का झारखंडी जोहार भाई। तो चलिए शुरू करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, 50 क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, यूनिट 1 से। एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 4 बीए, बीकॉम, बीएससी और वोकेशनल कोर्सेज सभी के लिए, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि दोनों बच्चों को फायदा हो, मतलब हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले अक्सर आप लोग बोलते हैं यार कि हमें हिंदी मीडियम का मिलता है नोट्स, हिंदी का हम लोग को आता नहीं है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स सेमेस्टर 1 to 8, हालांकि आप लोगों ने 4 सेमेस्टर पढ़ लिया है, तो प्ले स्टोर से ज्ञान सागर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, इट्स योर चॉइस। और इस ऐप में आप आ जाइएगा एसकेएमयू दुमका के इस पेज पे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आइएगा, फिर आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा एसकेएमयू दुमका। 60 रुपया ऐप का प्राइस है और इसमें आप सभी पेपर 60 रुपया में मिलेगा, सभी नोट 60 रुपया में ही, मतलब एक बार पेमेंट कीजिए, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन के लिए आपका ये ऐप हो गया, ठीक है। बस 60 रुपया, ओनली 60 रुपीज। नोट्स हो चाहे क्वेश्चन पेपर हो, हर कुछ आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको नोट्स पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, अब आपको मैं ऐप में दूंगा, ठीक है, क्योंकि समझ रहे हैं ना। हाँ बस समझ गए तो और क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा अमाउंट है। लेकिन यूट्यूब का नहीं बताऊंगा यूट्यूब के बारे में, क्योंकि यूट्यूब में बोलना सेफ नहीं है। अब मैं डायरेक्टली बात करता हूँ शुरू में, जिनको इच्छा रहेगा कीजिएगा, जिनको इच्छा नहीं है वो लोग वीडियो को देख के ही काम चला लीजिएगा, ठीक है। बैक एनवायरमेंटल स्टडीज सेमेस्टर 4 एसकेएमयू दुमका, ठीक है, यूनिट 1। आपको टोटल कई यूनिट पढ़ना है, तो टोटल आपको 7 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। कितना? 7, हाँ 7 को यूनिट पढ़ना है। प्रत्येक यूनिट में मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा, यानी कि 7 यूनिट में आपके लगभग 350 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपका एग्जाम में 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स वाले 50 क्वेश्चन। तो मुझे लगता है 350 क्वेश्चन करने के बाद आपका डेफिनेटली आप पास तो आराम से करेंगे, उससे ज्यादा ही नंबर आएगा, लेकिन पास आप तो आराम से कर जाएंगे। पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा, ठीक है। तो देखिए पढ़ना क्या है यूनिट 1 में, यहाँ पे दे दिया गया है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, बायोस्फेयर है। फिर आपको पढ़ना है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी पढ़िए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आप ही को बोल रहा हूँ, इंग्लिश पे फोकस कीजिए बॉस। हिंदी गरीबों की भाषा है, हिंदी पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा इस देश में, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। सिवाय नॉलेज के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानते हैं तो इंग्लिश पढ़ने सीखिए, इंग्लिश को तवज्जो दीजिए, हिंदी को गोली मारो। शुरू करते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमारा पहला प्रश्न आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के घटक से, कि पर्यावरण की कौन सी परत वायु को समाहित करती है, ठीक है। मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो हिंदी से है। विच लेयर ऑफ द एनवायरनमेंट कंटेंट एयर। तो देखिए पर्यावरण में हमारा वायुमंडल भी आता है, ठीक है, जल मंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है और हमारा जैव मंडल भी आता है। वहीं बात करें कि अगर वायु किस में समाहित है, तो वायुमंडल में वायु समाहित है, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोला जाता है। जल किस में समाहित है, तो जल मंडल में जल समाहित है। स्थल किस में समाहित है, तो स्थल मंडल में स्थल समाहित है। और जीवन, मनुष्य का जीवन किस में समाहित है, तो जैव मंडल में जीवन समाहित है। जैव मंडल माने बायोस्फीयर। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा प्रश्न, वाटर बॉडीज आर पार्ट ऑफ विच स्फीयर, यानी कि जल निकाय किस मंडल में समाहित है। अभी मैंने बताया जल मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोजन से बना है हाइड्रो, ठीक है। स्फीयर मतलब होता है मंडल, ये जो स्फीयर है SPHERE, स्फीयर मतलब होता है मंडल, ठीक है। हाइड्रो मतलब जल, समझ गए। अगला है पृथ्वी की ठोस बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की ठोस बाहरी परत, ये पृथ्वी है और इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसी को ठोस बोलते हैं, ये बाहरी परत है, पृथ्वी का ठोस बाहरी परत, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। इसको दूसरे फॉर्म में ये बोल सकता है कि पृथ्वी के किस निकाय में जमीन या स्थल समाहित है या हिस्सा है, तो स्थल मंडल इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। अगला है लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन द, यानी कि जीवित जीव कहां पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया है कि जैव मंडल में जीवन पाया जाता है। जैव मंडल किसे बोलते हैं, तो जहां पे
जल, ठीक है, जहां पे स्थल और जहां पे वायु, ये तीनों चीज पाए जाते हैं, उसको हम लोग जैवमंडल बोलते हैं, इंग्लिश में बायोस्फीयर बोलते हैं। जैसे हम लोग केवल समुद्र में रहेंगे तो बच पाएंगे, अरे भाई 2 दिन 5 दिन, उससे ज्यादा तुम नहीं रह पाएगा। और आप में से बहुत से लोग को तो तैरना भी नहीं आता है, बुड़बक तैरना सीख लो, ठीक है, तो तैरना सीखिए, मजाक नहीं बोल रहा हूं। तो जल में भी हम लोग जीवन नहीं पाएंगे, अगर केवल हम लोग रेगिस्तानी एरिया में चला जाएंगे तो 2 दिन उसके बाद प्यासे मर जाएंगे भटकते भटकते, ठीक है। और अगर हम केवल वायु में रहेंगे तो वायु में तो पॉसिबल ही नहीं है, आधा घंटा 2 घंटा या फिर 1 दिन, मुश्किल से एरोप्लेन में 1 दिन रह पाइएगा, उसके बाद कहाँ जाइएगा। तो इसलिए हम लोग तीनों को कॉम्बिनेशन करके रहना होगा। सेम इसी तरह से है लाइफ बॉस, ठीक है, ना तो मेल अकेले रह सकता है ना ही फीमेल अकेले रह सकता है, दोनों को साथ में रहना होगा, तभी आपका लाइफ पॉसिबल है। जैसा कि यहाँ पे, ठीक है, दोनों को ज्ञान ले लीजिए। तो जहां पे जल, स्थल और वायु तीनों का सम्मिश्रण हो उसी को जैवमंडल कहते हैं, जहां पे मनुष्य और अन्य जीव जीवित रहते हैं, खास करके मनुष्य, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे, ऑक्सीजन कहाँ पाई जाती है? तो सिंपल सी बात है, वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल में कितना कितना परसेंट कौन सा गैस पाया जाता है? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे ज्यादा, उसके बाद 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, और फिर 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न, कौन सा मंडल महासागर, नदियां, झीलें ये सभी को समाहित करता है? तो जल मंडल में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप बोलिएगा गंगा, ठीक है, कौन है? गंगा। लेकिन वहीं मैं पूछूं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब क्या आंसर होगा बताइए। चलिए देखते हैं किसको किसको मालूम है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, जिसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा, पहाड़, मिट्टी और चट्टानें किस में आती हैं? माउंटेन्स, सोइल एंड रॉक्स बिलोंग टू, ये आ जाता है जितना भी चीज है, पहाड़ हो चाहे चट्टान हो चाहे मिट्टी हो, ये सब किस में आ जाता है? स्थल मंडल में, ठीक है। जैसे हिमालय पर्वत, ठीक है, एंडीज, नाम सुने एंडीज, ये सब जाइएगा घूमने तब ना मजा आएगा। झारखंड में है पारसनाथ, मैं एक बार गया हूं, ठीक है। चलिए अगला हमारा, पौधे और जानवर किसके भाग हैं? पौधे और जानवर किसके भाग हैं? प्लांट एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ। तो देखिए पौधे कहां पाए जाएंगे? जहां पे जल भी रहेगा और जमीन भी रहेगा और हवा भी रहेगा। जानवर कहां पाए जाएंगे? मनुष्य एक जानवर है, बोला जाता है ना कि बिन शिक्षा मनुष्य पशु समान, दैट इज द राइट ट्रूथ, ठीक है। यह एक सत्य है कि मनुष्य बिना शिक्षा के पशु समान है। सो बायोस्फीयर इज द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग भी जानवर हैं अल्टीमेटली, ठीक है, बस शिक्षा हो गया है इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति कहां से हुई है बोल गए? अरे भाई हम लोग बंदर से बने हैं भाई, बांदर नाच बंदरा नाच रे, पहला दे वो 5 रे, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, भूल गए यार हम, मोर चाहे बाँच रे। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मंडल जीवन का समर्थन करता है? ठीक है, तो देखिए जैव मंडल जो है बायोस्फीयर जीवन का समर्थन करता है। विच स्फीयर सपोर्ट लाइफ? तो बायोस्फीयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कि रेन मतलब वर्षा, रेन इज पार्ट ऑफ विच स्फीयर? वर्षा जो होता है किस मंडल में होता है? तो देखिए वर्षा जो होता है वो हमारा वायुमंडल से होता है, लेकिन यह पार्ट है हमारा जलमंडल का, क्योंकि यह अल्टीमेटली जल कहां पे जाता है? सागर में, ठीक है। हालांकि मैं भी सागर ही हूं, अच्छा तो जलमंडल, मेरा नाम सागर है एक्चुअल में, ठीक है, सागर साव, तो जलमंडल में जाता है। रेन, वर्षा किस मंडल का भाग है? जलमंडल का। डोंट बी कंफ्यूज कि वर्षा वायुमंडल में होगा या जलमंडल में, जल होगा यार, क्योंकि वर्षा जल है, ठीक है। कोयल का बच्चा कोयल ही होता है, समझते हैं ना। कोयल का जो घोंसला होता है, कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोयल का बच्चा हो गया, सॉरी कौवा का बच्चा हो गया, वह अल्टीमेटली जाएगा कोयल के पास ही, समझ रहे हैं ना। इसीलिए वर्षा कहीं पर भी गिरे वो अल्टीमेटली जाएगा समुद्र में ही। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
11 से 20 जो हमारा स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन के ऊपर है। ठीक है, प्रश्न 11 नंबर, एनवायरमेंटल स्टडीज इज अ यानी कि पर्यावरण अध्ययन एक क्या है, तो बहुविषयक है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे विषयों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। पर्यावरण अध्ययन एक कैसा सब्जेक्ट है, बहुविषय सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे विषय का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, इसमें हम लोग साइंस पढ़ते हैं, इसमें हम लोग जनसंख्या पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट का सम्मिश्रण है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन ईबीएस। ईबीएस मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज, ईबीएस ईबी मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो ईबीएस में क्या पढ़ा जाता है, तो ईबीएस में ऑल ऑफ दिस आपको दिया जाएगा। क्लाइमेट चेंज ऑप्शन में बता दे रहा हूं, पर्यावरण, दूसरा दे देगा जैव विविधता, तीसरा दे देगा वनस्पति, चौथा दे देगा, इस तरह से बहुत सारा चीज देगा, और लास्ट में देगा एक उपरोक्त सभी। तो आप लोग मारिएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, जिसमें पॉल्यूशन के बारे में यानी कि प्रदूषण के बारे में, रिसोर्सेस के बारे में, रिसोर्सेस मतलब खनिज संपदा जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं दोस्त, तो हम लोग पर्यावरण अध्ययन में करते हैं। ठीक है, जब हम लोग 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे थे, मैं 3 साल का ग्रेजुएशन किया हूं उस टाइम पे, तो हम लोग को भी ये सेमेस्टर 2 में पढ़ना होता था एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज शुरू से ही एक टॉपिक रहा है ग्रेजुएशन का। अगला है ईबीएस हेल्प टू अंडरस्टैंड, यानी कि ईबीएस किसे समझने में मदद करता है, एनवायरमेंटल स्टडीज किसको समझने में मनुष्य को मदद करता है, तो ह्यूमन नेचर एंड रिलेशनशिप यानी कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध समझने में मदद करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 आता है, विच सब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईबीएस। इनमें से कौन सा जो सब्जेक्ट है वह सीधे तौर पे ईबीएस से संबंधित नहीं है, तो अकाउंटिंग जैसे कि बीकॉम के कोई कैंडिडेट होंगे तो आपको मालूम होगा कि अकाउंटिंग में डायरेक्टली कोई इसका काम नहीं है अकाउंटिंग का ईबीएस में। बाकी अर्थशास्त्र का काम है, भूगोल का काम है, ठीक है, विज्ञान का काम है, रसायन शास्त्र का काम है, लेकिन अकाउंटिंग का कोई दूर दूर से नाता नहीं है इसका ईबीएस का। ठीक है, ऐसा बहुत सारा सब्जेक्ट है जैसे दर्शन शास्त्र भी हो गया। ठीक है, अगला है मेजर स्कोप ऑफ ईबीएस इज, यानी कि ईबीएस का प्रमुख क्षेत्र क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज का प्रमुख क्षेत्र क्या है। जब भी मैं ईबीएस बोलूंगा तो आप समझिएगा कि एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा जॉनरा आ गया। जॉनरा मतलब समझते हैं, मक्का, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्न ना। अच्छा, आप में से बहुत से लोग देखे यार कि शहरी लोग होते हैं। ठीक है, तो शहर वाले थोड़ा गांव का आदमी बनिए और गांव वाले थोड़ा शहर का बनिए, अपने अंदर दोनों गुण सम्मिश्रित कीजिए, तभी ना। जैसा कि जैवमंडल में थोड़ा सा जमीन है, थोड़ा सा वायु है, थोड़ा सा जल है, तब ना आदमी मजा आएगा जीने में। ठीक है, ईबीएस का प्रमुख क्षेत्र क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण का संरक्षण हमारा इसका प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ते हैं, पर्यावरण का सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर, ईबीएस हेल्प इन, यानी कि ईबीएस एनवायरमेंटल स्टडीज किसमें मदद करता है, तो ईबीएस हमें मदद करता है सतत विकास में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अब बोलिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है सागर भैया, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों ऐसा डेवलपमेंट मतलब विकास, ऐसा विकास जिससे हमारा भी फायदा हो और हमारे आने वाले पीढ़ी का भी, यानी कि आपका जो बेटा होगा या आपका नाती पुता होगा उसका भी कोई नुकसान ना पड़े, ऐसा पर्यावरण को यूज करना। समझे, पर्यावरण और सामान का ऐसा उपयोग जिससे हमारा भी फायदा हो और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, उसे ही सतत विकास बोलते हैं। समझ गए, हाँ। ईबीएस प्रमोट, ईबीएस किसका प्रचार करता है, तो एनवायरमेंटल स्टडीज इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को प्रचार करता है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रचार प्रसार करता है पर्यावरण अध्ययन। समझे, इसीलिए आपको रखा गया है कि भाई थोड़ा सीख लो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएट का आदमी हो, थोड़ा पर्यावरण पे ध्यान दो यार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच इज अ कैरियर इन ईबीएस, ईबीएस में कौन सा कैरियर है, यानी कि क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए ईबीएस अगर आप पढ़ते हैं, ईबीएस एनवायरमेंटल स्टडीज ऑनर्स पेपर भी होता है, क्या लगता है आपको। ठीक है, एनवायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट है, इसको ऑनर्स करता है आदमी। ठीक है, आप लोग तो सब यही बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं जनरल,
तो ईवीएस का जो लोग करता है उस लोग ईवीएस का वैज्ञानिक बनता है, एनवायरमेंटल साइंस का वैज्ञानिक बनता है। जैसे मैं एक नाम बताता हूँ, आपने नाम सुना है इसका, नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। उसके अलावा आपने नाम सुना होगा, ये क्या नाम है, एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के पिता, ठीक है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा विलियम वुंड का, ठीक है। इसके अलावा आपने बहुत सारे नाम, क्या क्या याद है यार, याद नहीं आ रहा, अभी सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो सारे पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। ईवीएस किसके लिए महत्वपूर्ण है? ईवीएस इज इंपॉर्टेंट फॉर, तो ईवीएस जो है एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण किसके लिए जरूरी नहीं है भाई, बताओ तो? आपके लिए जरूरी नहीं है? सांस नहीं लीजिएगा, 2 मिनट के अंदर खत्म। 2 मिनट भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। 2 मिनट बच पाएगा, नाक को बंद करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, लेकिन हाँ आराम से, ठीक है, कुंवारा नहीं मरना। अगला है एनवायरमेंटल स्टडीज क्रिएट्स, तो पर्यावरण अध्ययन क्या बनाता है? पर्यावरण अध्ययन बनाता है हमें पर्यावरण जागरूकता, ठीक है। पर्यावरण जागरूकता हमें फैलाता है, अवेयरनेस फैलाता है एनवायरमेंटल स्टडीज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 से 30, ठीक है। इसमें है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण का महत्व क्या है। तो प्रश्न है 21 नंबर, पर्यावरण क्या प्रदान करता है? ठीक है, एनवायरमेंट प्रोवाइड्स, तो एनवायरमेंट हमें जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जीवन समर्थन प्रणाली प्रदान करता है। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेगा और आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में 4 ऑप्शन करके दूंगा, ठीक है। अगला है विच इज अ बेसिक नीड, ठीक है, फुलफिल्ड बाय द एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण कौन सी मूलभूत आवश्यकता पूरी करता है। तो देखिए पर्यावरण हमें उपरोक्त सभी आवश्यकताएं पूरी करता है, जिसमें हम लोग हवा भी लेते हैं, जल भी लेते हैं, ठीक है, और फूड भी लेते हैं। फूड मतलब खाना, जैसे करील अभी चल रहा है, करील खाए हैं जी, करील, बांस वाला करील, फुटका, खोखड़ी, ठीक है। जितना भी आप लोग फल दल खाते हैं सब तो पर्यावरण से ही मिलता है, केवल साग सब्जी को छोड़ दीजिएगा, नहीं यार साग सब्जी को छोड़ बोल रहा हूँ, मीट को अगर छोड़ दीजिएगा तो वो भी पर्यावरण ही है। मतलब जीवन में हर चीज पर्यावरण है, एवरीथिंग इज एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट इज एवरीथिंग, ठीक है। अगला है क्लीन, अगर मैं बोलूं कि पर्यावरण ही भगवान है तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। पर्यावरण ही, एनवायरमेंट ही भगवान है, एनवायरमेंट ही अल्लाह है, एनवायरमेंट ही गॉड है, तो आई एम नॉट रॉन्ग। एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग को जो है प्रकृति पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है और मानवता, ठीक है। कौन लाए क्या कहा এখন नहीं खाबो हमें तो क्लास ले राखी दे नीचे नहीं खाबो हम क्लास ले, तो सॉरी। चलिए तो मकई ला दिए हैं बट मैं अभी खाऊंगा नहीं, क्लास ले रहा हूं आप लोग का। अगला है क्लीन एनवायरमेंट एंश्योर्स, ठीक है, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण क्या सुनिश्चित करता है? इंश्योर करता है क्लीन एनवायरमेंट गुड हेल्थ का, अच्छे स्वास्थ्य का हमें जो है इंश्योर करता है, ठीक है। नहीं तो सांस फूलने लगेगा, एनवायरमेंट खराब होगा तो बहरा हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हाँ, अगला है कि पर्यावरण का विनाश किससे जन्म देता है? ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट लीड्स टू, तो देखिए पर्यावरण का अगर हम विनाश करते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। जैसे ज्यादा वन काटिएगा तो क्या होगा भाई, बाढ़ आ जाएगा, मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाएगी, ज्यादा वर्षा होगा तो। इसके अलावा अगर ज्यादा काट देते हैं तो वर्षा ही नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा, तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं बस, ठीक है। अगला हमारा 25 नंबर, जंगल क्यों जरूरी है? वाई इज फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जंगल जिसको वन बोलते हैं, वन बोलते हैं, तो ये जरूरी है हमें पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, मेंटेनेंस इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, उन सभी की जीवन जरूरी है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो हम लोग ऑक्सीजन कहां से लेंगे, ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं पेड़ पौधे से, इसके अलावा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को सेव करता है उन लोग, ठीक है। अगला है एनवायरमेंट गिव्स अस, पर्यावरण हमें क्या देता है? तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज देते हैं, प्राकृतिक संसाधन देते हैं, ठीक है। पर्यावरण हमें क्या देते हैं? प्राकृतिक संसाधन, जैसे अरे भाई हवा सबसे बड़ा संसाधन, जल, और क्या बोले, और कोयला, पेट्रोलियम, नहीं तो आपका गाड़ी कैसे चलाइएगा, फूफू फूफू करके जो जाते हैं ना आप लोग बाइक से, कैसे जाइएगा? नहीं तो फिर साइकिल का जमाना आ जाएगा। साइकिल से आया रे, साइकिल से आया रे, रांची से राहुल केला तेरे लिए, वो गाना फिर चलने लगेगा ना।
इसने साइकिल से ले जा रे। चलिए गाना वाना नहीं चलेगा अभी। अगला है प्रदूषण किसे प्रभावित करता है? तो सभी जीवों को सभी रूप में प्रभावित करता है, ठीक है, ऑल लाइफ फॉर्म्स। अगर ऑप्शन में दे दे ए बी सी डी और डी में दे दे इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बिकॉज, हमें पर्यावरण की क्यों रक्षा करनी चाहिए? फॉर फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ियों के लिए और हमारे लिए भी, ठीक है। अरे भाई हम लोग भी रहेंगे ना। हाँ, तो 29 नंबर है हमारा कि विच ह्यूमन एक्टिविटी हार्म द एनवायरमेंट, ठीक है, यानी कि कौन सी मानव गतिविधि, मनुष्य की कौन से वैसे काम है जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, जैसे कि वनों की कटाई। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि मतलब कूलर का यूज करना, ठीक है, या फिर ज्यादा मात्रा में एसी का यूज करना, या फिर ज्यादा मात्रा में फ्रिज रेफ्रिजरेटर का यूज करना, ठीक है, और क्या बताएंगे, ज्यादा मात्रा में पेट्रोल का यूज करना। आप लोग यार बहुत यूज करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा कम यूज किया कीजिए। हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए आप लोग भी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अच्छा गांव का आदमी तो एडजस्ट कर लेता है, शहर का आदमी लोग एडजस्ट नहीं कर पाता है। शहरी जीवन थोड़ा संभल के भाई लोग, ठीक है। तो क्या है हमारा कि कौन सी मानव गतिविधि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है? तो डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, ठीक है। फॉरेस्टेशन मतलब होता है वनों को लगाना और डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई होता है, ठीक है। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ, यानी कि पर्यावरण संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है? तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है यार, ठीक है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अब हमारा आता है 31 से 40 नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि सतत विकास। हमारा, फिर हमारा बेटा, फिर हमारा नाती, हमारा पुता, मतलब बेटी भी, नातनी भी, पुती भी, ठीक है। हालांकि आप लोग सब अनमेरिड हैं, आई एम ऑल्सो अनमेरिड। सो यार चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है 31 नंबर कि स्थिरता का अर्थ क्या है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? तो बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए जरूरतों को पूरा करना ही हमारा सतत विकास है या स्थिरता है। इसी को सतत विकास बोलते हैं, इसी को स्थिरता बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि भविष्य को नुकसान बिना पहुंचाए ही हमारा काम करना। अगला है 32 नंबर, स्थिरता का सिद्धांत कौन सा है? विच इज अ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो स्थिरता का सिद्धांत कौन सा है? देखिए, रिसोर्सेस कंजर्वेशन, यानी कि संसाधनों का संरक्षण या सुरक्षा करना ही हमारा स्थिरता की निशानी है। जैसे आप जाते हैं तालाब जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप झाड़ा फिरने जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, अरे भाई मत लेके जाओ यार, साइकिल से जाओ, पैदल जाओ, दौड़ के जाओ, ठीक है। तो ये सब मत करो, थोड़ा सेव कीजिए। अब थोड़ा सा है गर्मी, रात को पंखा चला के सो गया, अरे भाई थोड़ा एडजस्ट करना सीखो यार। पंखा तक तो सही है, एसी और फ्रिज लगा देते हैं एकदम आप लोग, सॉरी एसी और कूलर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक गाना भी निकला है ना, क्या गाना है जी? ठंडा कूलर के कमी बा कैसा, चलिए हमको याद भी नहीं आ रहा है। 33 नंबर प्रश्न है हमारा कि स्थिरता किसका प्रचार करती है? यानी कि सस्टेनेबिलिटी प्रमोट्स। तो स्थिरता जो है दीर्घकालिक समाधान, यानी कि लॉन्ग टाइप सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को हमें प्रमोट करता है। कौन? स्थिरता, ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी गतिविधि सतत है? विच एक्टिविटी इज सस्टेनेबल। तो देखिए, सौर ऊर्जा का उपयोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सौर ऊर्जा यानी कि हम सोलर का उपयोग करके घर में लाइन जलाएंगे। कितना लोग करेंगे? अरे भाई बहुत खर्चा है यार। हाँ, जब पैसा हो जाएगा आपके पास तो सोलर लगाइएगा, ठीक है, और नहीं रहेगा तो लाइन का ही उपयोग कीजिएगा। अब 10 टकिया बल्ब नहीं लगा दीजिएगा जिसमें एकदम 100 वाट का वोल्टेज खींचता है। एलईडी लगाओ यार, कम से कम सस्ता हो गया है एलईडी। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारा आदमी एलईडी बल्ब नहीं यूज करता है, वो 10 टकिया बल्ब यूज करता है। सॉरी, क्या है कि बहुत डकारे आ रही है यार। अगला है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉरी सस्टेनेबिलिटी एम्स टू बैलेंस, यानी कि स्थिरता यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का मतलब आप स्थिरता भी या सतत विकास भी बोल सकते हैं।
सतत विकास किसका संतुलन बनाती है? तो इकोसिस्टम का या इकोनॉमी का, ठीक है, एनवायरमेंट का और सोसाइटी का, यानी कि अर्थव्यवस्था का, ठीक है, पर्यावरण का और समाज का, इन तीनों का। और ऑप्शन में रहेगा कि इनमें से सभी, तो आपको इनमें से सभी मारना होगा। इन तीनों का जो है हमें संतुलन बना के देती है, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सतत नहीं है? विच इज नॉट सस्टेनेबल। तो देखिए सतत नहीं है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन अत्यधिक उपयोग, ये सस्टेनेबल उपयोग नहीं है। जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करें, जैसे कि आप लाइन है तो भाई जरूरी नहीं कि आप गैस का ही प्रयोग करें, गैस का प्रयोग तभी करें जब यहाँ पे आपका लाइन ना हो, या फिर लकड़ी का जो तो आप लोग बहुत कम करते हैं ना, लकड़ी से खाना बनाते हैं जी, काठक चूल्हा हो रेखा कर घर है काठक चूल्हा, खोटा तो आप लोग तो जानते ही होंगे। तो मेरे के घर में है काठ का चूल्हा भी है, ठीक है, लकड़ी का चूल्हा भी है, कोयला का भी है और गैस भी है, इसके अलावा इंडक्शन भी है। हीटर यूज नहीं करते हैं, हीटर यूज करना गैर कानूनी है, आप लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन हीटर यूज नहीं करना है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल ओवर यूज, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग सतत विकास नहीं है। अगला है कि सतत विकास शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया? तो देखिए द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय। तो देखिए पॉपुलराइज्ड यानी कहां से ये प्रसिद्ध हुआ? तो ब्रुंडलैंड रिपोर्ट। ब्रुंडलैंड एक आयोग बना, ठीक है, एक विश्व स्तर की यह कमेटी थी जिसमें बहुत सारे देश भाग लिए थे। ब्रुंडलैंड एक शहर का नाम है और वहीं पे याद नहीं आ रहा है 1970 या कितना था, 1976 या 72 था यार, इसी तरह से, ठीक है। ब्रुंडलैंड रिपोर्ट आया और उसमें जो है सतत विकास शब्द को गढ़ा गया, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा आपको। अगला है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस, यानी सतत अभ्यास का उदाहरण है। वर्षा के जल का एक जगह इकट्ठा करना, संचय करना, ठीक है, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जो होता है कि बचा के रखना, हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? बचा के रखना, संचय करना। तो रेन वाटर का जो वर्षा जल का संचय करना, ठीक है, ये आपका सतत विकास का एक लक्षण है। अगला है स्थिरता की कुंजी क्या है? व्हाट इज की टू सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए कंजर्वेशन यानी कि सुरक्षा जो है स्थिरता की कुंजी है। कंजर्वेशन यानी कि सुरक्षा जो है स्थिरता की कुंजी है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न 40 नंबर, कुंजी मतलब चाबी, यानी कि अगर आपको सतत विकास करना है तो सुरक्षा करना ही पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर, यानी कि स्थिरता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए फ्यूचर सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सर्वाइवल मतलब आपको जीवन यापन करना, यानी कि भविष्य का अस्तित्व रखने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवश्यक है बॉस, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन गांव का आदमी या शहर का आदमी क्या सोचेगा? अरे भाई मेरे करने से क्या होगा, और आदमी सहेगा रहेगा तब ना, मैं अकेले सही करके क्या कर दूंगा, ऐसा आदमी सोचता है। हर एक आदमी जब ऐसा ही सोचेगा तो फिर विनाश तो पक्का है। और एक चीज जान लीजिए, कितना भी किसी भी आदमी को समझा लीजिए या पढ़ा लीजिए, अब जब विनाश शुरू होता है ना तो मतलब यह विकास अब तभी रुकेगा जब पूरी तरह से पृथ्वी विनाश हो जाएगी, ठीक है। एक टाइम तो आएगा ना, और नहीं आएगा पेड़ उड़ लगाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। आप भी कम से कम जीवन में कम से कम 2-3 को पेड़ लगाओ यार। मैं मंदिर वगैरह पूजा करने नहीं भेज रहा हूँ आपको, यही तो लगाओ, यही तो सबसे बड़ा मानव सेवा है, यही तो सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। एक पेड़ लगा लो, कम से कम लाइफ में पूरे जीवन में 10 गो पेड़ लगा लीजिएगा। मेरा आपको हाथ जोड़ के प्रणाम है, ठीक है, पैर पकड़ के प्रणाम है भाई, 10 गो पेड़ लगा देना यार, ठीक है। लेकिन हाँ पेड़ को लगाएं और इसको जो है ईंटा से चारों ओर घेर दीजिएगा, ईंटा से या फिर कोई जाली देके घेर दीजिएगा, तभी रह पाएगा, नहीं तो नहीं रहेगा। मैं बहुत बार लगा के देखा हूँ, और अभी लगाया फिर जाली से घेरा, फिर बकरी खाई गई, फिर जाली से घेरा, यार क्या बताएं, परेशान हो जाते हैं। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, यानी कि सतत विकास का अर्थ क्या है? कि बिना पर्यावरण के नुकसान पहुंचाए विकास, ठीक है। अगला है सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो पीढ़ियों के लिए समानता, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन लक्षण है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के कौन से लक्ष्य स्थिरता से संबंधित है? विच यूएन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशनल गोल्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल, तो एसडीजी, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डिस डेवलपमेंट जिसे गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य। अगर पूछे कि सतत विकास के कितने लक्ष्य है तो 17 को लक्ष्य है,
17 को, ठीक है। एसडीजी की कुल कितनी संख्या है, मतलब सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितनी है, 17। 17 को गोल रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अच्छा, बहुत सामने सामने हो गया, थोड़ा सा स्पेस करके बना दे ना तो ज्यादा अच्छा रहता ना, एक क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा इतना इतना गैप। चलिए अगला है, विच सेक्टर इज विटाल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि सतत विकास के लिए कौन सा क्षेत्र आवश्यक है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र आवश्यक है। देखिए विटाल मतलब होता है आवश्यक, विटाल मतलब क्या होता है, आवश्यक। कौन सा क्षेत्र आवश्यक है सतत विकास के लिए, तो नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा का प्रयोग करें, ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, ठीक है, यही सब कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला है हमारा, विच रिसोर्स इज रिन्यूएबल, इनमें से कौन सा एक ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा। और क्या दीजिएगा, तो पवन ऊर्जा के बाद सौर ऊर्जा दे दीजिएगा। जनरली दो ही को याद रखिए, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। हालांकि उपयोग आम आदमी के बस की बात नहीं है, आम आदमी के पास उतना पैसा भी नहीं है, आम आदमी के पास बाथरूम बनाने का पैसा नहीं होगा तो यार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा करेगा वो ना रियलिटी है नहीं। चलिए, सरकारी बाथरूम देता है तो उसको उसी में बना देगा, उस सहायता राशि देता है 12,000, तो क्या करता है आदमी, उसी में बना देता है और फिर उसी को छोड़ छाड़ देता है, उसमें जाता भी नहीं है। मतलब जमीन का भी फालतू वेस्ट, सीमेंट का भी फालतू वेस्ट, ठीक है, ईटा का भी फालतू वेस्ट। अरे भाई सब थोड़ा मूर्खाली बुद्धि बंद करो। मतलब हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग के जो पेरेंट्स लोग हैं बहुत मूर्खाली बुद्धि की है, हम लोग को नहीं करना है दोस्त। हम लोग को अच्छा लाइफ जीना है, कम कमाना है लेकिन अच्छा लाइफ जीना है, ठीक है। और गवर्नमेंट सर्विस वगैरह के चक्कर में मत भागिए, कुछ नहीं होने वाला है वो सब। अपना नॉर्मल लाइफ जियो अच्छा से, नॉर्मल लाइफ कोई खराब लाइफ नहीं है। हालांकि मैंने इसको बहुत डेंजर बना दिया है आदमी को। अरे भाई ये आप नहीं रे यार नहीं आप ऐसा नहीं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। चलिए अगला है, सतत विकास क्या बचाता है, तो प्रकृति और भविष्य को बचाता है। अंतिम 3 प्रश्न है, शहरी कृषि किसकी ओर एक कदम है, तो स्थिरता की ओर एक कदम है। अगला है, कौन सी गतिविधि सतत जीवन का समर्थन करती है, तो साइकिल का उपयोग। मैंने बोला ना कि साइकिल से आजा रे, अरे वो गाना सुने हैं ना, रांची दुमका वाला, कौन सा कैसा गाना है जी, रांची दुमका, मुझे याद नहीं आ रहा है, रांची दुमका हिले रांची दुमका, चलिए छोड़िए, गाना सुना ही याद है। अगला है, सतत विकास क्या सुनिश्चित करता है, तो देखिए सतत विकास संतुलित प्रगति सुनिश्चित करता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा एक बार और सुबह को बस एक बार पढ़ लीजिएगा। याद रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगा के याद नहीं करना है, जो याद रहेगा उसी को बस, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगा के कुछ वहां के वैज्ञानिक थोड़ी बनना है आपको, और वैज्ञानिक बनना है तो फिर दिमाग लगाइए यार, ठीक है। मैं कभी भी फोर्स करके आपको पढ़ने के लिए जोर नहीं दूंगा कि ऐसा पढ़ो और तुम बहुत अमीर बन जाओगे, नहीं रे भाई। पढ़ने लिखने से आदमी समझदार बनता है, अमीर नहीं बनता है, ठीक है। भूल जाओ कि पढ़ लिख के अमीर बनोगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ लिख के आदमी आप समझदार बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, अमीर नहीं बनिएगा, ठीक है। इसलिए आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ अब आप लोग पढ़िएगा ना। सुबह को देखिए मैं टाइमिंग बता देता हूँ, आप लोग का ग्रेजुएशन का एग्जाम है सेमेस्टर 4 का, तो ये ज्ञान सागर ऐप है, आपको यहाँ पे नोट्स वगैरह मिल जाएगा, पीडीएफ सब मिल जाएगा, इसका भी पीडीएफ यहीं पे मिल जाएगा। 60 रुपया दीजिए ना, सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8 सब कंप्लीट हो जाएगा इसी में, ठीक है। एक ही बार लेंगे और नहीं लेंगे दोबारा हम, तो ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा था कि हाँ पढ़ना कैसे है आपको, देखिए आपका एग्जाम 26 तारीख से शुरू है, ठीक है, किसी का 27 से होगा, वो अलग मैटर है, या सॉरी 28 को होगा किसी का। तो क्या करना है, सुबह को 5 बजे उठ जाइए, सबसे पहले फ्रेश हो जाइए बाथरूम वगैरह जाके, 5 से 7 सुबह को 2 घंटा पढ़िए और रात को 8 से 10 2 घंटा पढ़िए। बस ऐसा टाइम में पढ़ो जो किसी को पता भी ना चले और आप पढ़ लेंगे, ठीक है। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम और 2 घंटा रात को, मतलब 5 से 7 सुबह को मॉर्निंग टाइम और 8 से 10 आप रात को पढ़िए, ठीक है। बस इतना ही पढ़ो। गर्ल्स लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, माँ बोलने लगे यहाँ रे बाड़ी तड़ी नहीं कर घर द्वार बढ़े ना हो, चूल्हा चौकी नहीं करे को, बर्तन तो नहीं धोना है, ठीक है। तो लड़की लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप 1 घंटा पढ़िए सुबह को 5 से 6, ठीक है। बोल दीजिएगा कि अभी एग्जाम है हमको 1 घंटा पढ़ने दीजिए, तो 5 से 6 लड़की लोग पढ़िए
और फिर 1 घंटा टाइम निकाल लीजिएगा दिन को किसी टाइम, मतलब एनी हाउ आपको डेली 4 घंटा पढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है। कम से कम पढ़ो यार, थोड़ा सा तो पढ़ लो, ठीक है, मेरे लिए। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।